एवरीवन, वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। आज के इस सेशन में हम हाल ही में 3 नई रामसर साइट्स जो इंडिया की रामसर साइट्स लिस्ट में ऐड हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो एब्सोल्युटली इन योर PCS और वन डे एग्जाम्स एज वेल एज UPSC के GS3 के पेपर में जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डिग्रेडेशन का जो टॉपिक रहता है, इसके लिए हमारा ये टॉपिक काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। यू कैन नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। रामसर साइट्स की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ये जो टर्म है ये आई कहाँ से है, राइट? तो रामसर साइट्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले वेटलैंड्स को समझना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिसेंटली 3 more रामसर साइट्स हैव बीन एडेड टू द इंडियन लिस्ट। हाल ही में 3 नई रामसर साइट्स का एडिशन हुआ है। दिस इज अ ट्वीट बाय भूपेंद्र यादव, राइट? सो आइए समझते हैं कि रामसर साइट्स क्या हैं और इनका क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज साइट्स और वेटलैंड्स इन आवर इकोसिस्टम। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेटलैंड होते क्या हैं। अगर आपने कहीं पर भी एक ऐसा इकोसिस्टम देखा हो विच हैज बीन अ पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, पर उसका इंक्लूजन कहाँ हो रहा है? धीरे धीरे एक्वेटिक सिस्टम में। अगर हम सीधे सीधे तौर पर कहें तो इट्स लाइक एन इकोटोन। ये एक ट्रांजिशन जोन होता है टेरेस्ट्रियल मतलब एक स्थलीय जो आपका इकोसिस्टम है उसके, और एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जो जल या जल से संबंधित जो इकोसिस्टम है उसके बीच का इकोसिस्टम। ये जो आपकी लैंड होती है इट इज नोन एज वेटलैंड बिकॉज इट इज वेट, मतलब ये गीला होता है, ज्यादा डेप्थ नहीं होती है, ज्यादा गहरा नहीं होता है, तो ज्यादा शैलो भी नहीं। अगर हम बात करें तो इट इज बेसिकली शैलो। डेप्थ की अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन ओनली द डेप्थ गिवन इज 6 मीटर्स, मतलब जहां पर 6 मीटर तक की गहराई है, जहां पर आपका पानी फैला हुआ है और साथ ही में बहुत सारी एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज वहां मौजूद है, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ वेटलैंड। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये क्या है? It is an area of that is either saturated or covered with water. Okay, it's a shallow water body and it's a transition zone. मतलब एक तरह से संक्रमण क्षेत्र है किसके बीच में? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एंड जैसा कि हम देखते हैं कि ये तरह का जो इस तरह का इकोसिस्टम जो होता है इट इज हाईली प्रोडक्टिव इन नेचर, क्योंकि दोनों ही इकोसिस्टम्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी वेजिटेशन, अपनी तरह की स्पीशीज एक नई स्पीशीज का निर्माण करती हैं, तो इट इज वेरी प्रोडक्टिव फॉर द इकोसिस्टम। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि जो भी वेटलैंड्स इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्हें रामसर साइट्स कहा जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि रामसर साइट्स में जो रामसर टर्म है इसका क्या मीनिंग है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये जो रामसर कन्वेंशन है, देखिए सबसे पहले तो इस तरह का कुछ वेटलैंड होता है। नाउ व्हाई आर वेटलैंड्स डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टर्म रामसर? तो ईरान जो आपका देश है, ईरान देश के अगर आपने मैप देखा होगा तो कैस्पियन सी ईरान के नॉर्थ में लोकेटेड है। कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर एक सबसे बड़ी बोल सकते हैं झील है, बट बिकॉज इट इज हैज अ वाइड एरिया इट इज कंसिडर्ड एज अ सी। तो जो कैस्पियन सी है वो 5 देशों से घिरा है जिन्हें हम कृति या तारीख से समझते हैं, जिनमें ईरान एक देश है। नाउ ईरान के बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में एडजेसेंट और ऑन द एज ऑफ कैस्पियन सी हमें मिलता है एक शहर जिसका नाम है रामसर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ईरान के बिल्कुल नॉर्दर्न वाले हिस्से में कैस्पियन सी के एडजेसेंट आपको मिलेगा एक शहर जिसका नाम है रामसर। तो रामसर इज बेसिकली ए सिटी इन ईरान। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी जगह पर इन 1971 जितने भी हमारे अंतरराष्ट्रीय मतलब जो फॉरेन कंट्रीज है, सेवरल नेशंस दैट एग्रीड टू अ कन्वेंशन जिसमें उन्होंने प्रिजर्वेशन वेटलैंड्स जो है उनके संरक्षण और उनके सस्टेनेबल यूज को ध्यान में रखते हुए एक एग्रीमेंट पर यहाँ साइन हुआ था। सो दिस इज वाई यहाँ पर जो वेटलैंड कंजर्वेशन है इसमें रामसर पैरेलली हम यहाँ पर
देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें आगे की बात, इस कन्वेंशन का गोल या एम मतलब ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, तो ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि जिस तरह से हम नेट बोल सकते हैं न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहे हैं, उसी में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में भी लगे हैं। एंड यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या एसडीजी गोल्स को अचीव करने में वेटलैंड्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसलिए हमें यहाँ पर इन्हें कंजर्व करना होगा, नॉट ओनली एट लोकल लेवल बट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एज वेल. So it's a treaty which has been signed at international level. It's an agreement. Now coming to the next part, which is कि रामसर कन्वेंशन जो होते हैं या रामसर साइट्स जो हैं, वेटलैंड्स जो हैं, ये रामसर साइट्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में किस तरह से योगदान है. As we know, there are 17 sustainable development goals, जिनके अंदर वेटलैंड्स हमें किन किन गोल्स को अचीव करने में असिस्ट कर सकती हैं. उनमें से है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, बिकॉज वेटलैंड्स का अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो कहीं ना कहीं कार्बन को स्टोर रखता है. जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं लाइक CO2, लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड देयर आर सो मेनी अदर हार्मफुल गैसेज, उनका भी रिलीज जो है इन्वायरमेंट या एटमोसफेयर में, उसे भी रिड्यूस करता है, मिटिगेट करता है. सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर एनवायरमेंट and for the good health well-being of ecosystem as well. Not only this, clean water, sanitation, because it act like a kidney, ये एक तरह से फिल्टर का काम कर रहा है. So अच्छे पानी की अगर हम हमारा जो SDG गोल है, लाइफ बिलो वाटर, जो भी एक्वेटिक स्पीशीज वहाँ रह रही हैं उनके लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. देन टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन में इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल. नॉट ओनली दिस, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, प्रोडक्शन, सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ को डेवलप करना, कहीं ना कहीं वेटलैंड्स जो है दे आर अफेक्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड दे आर असिस्टिंग अस टू अचीव दिस गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट. सो वेटलैंड्स का अपना इम्पॉर्टेंस रहता है. अब हम रामसर कन्वेंशन को एक ग्लिम्स में अगर हम देखें, सो दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और भारत ने इसे कब अडॉप्ट किया एंड व्हेन डिड इंडिया बिकम अ सिग्नेटरी ऑफ रामसर कन्वेंशन. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 1971 में अडॉप्ट हुआ, बट इट हैज़ इट्स ओन बैकग्राउंड. 1962 में यहाँ पर अ कॉन्फ्रेंस वॉज कॉल्ड ऑन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ वेटलैंड. 63-70 के बीच में जो टेक्स्ट है, मतलब जो भी कन्वेंशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाएंगे, दैट वाज नेगोशिएटेड अमंग नेशंस. देन 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है ईरान के उसी शहर रामसर के अंदर, जिसमें 18 नेशंस जो हैं, 18 कंट्रीज, दे एग्रीड ऑन दिस कन्वेंशन, राइट. So it is important for us, and the best part here is कि सबसे पहला देश जिसने इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट किया, एक्सीड किया, was ऑस्ट्रेलिया. ऑलराइट. एंड ऑस्ट्रेलिया का भी कौन सा ऐसा फिजिकल फीचर या ऐसा कौन सा वेटलैंड है जिसने इसे सबसे पहली रामसर साइट का दर्जा दिया? सो दैट वाज ऑस्ट्रेलियाज कोबोर्ग पेनिनसुला. ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है, तिमोर सी और अराफुरा सी के बिल्कुल बीच में. सो कोबोर्ग पेनिनसुला वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट रामसर साइट इन ऑस्ट्रेलिया. एंड देन 1975 में दिस कन्वेंशन केम इनटू द फोर्स. इंडिया जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बना 1981 में. चिलिका लेक जो हमारी उड़ीसा की है, दैट इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, एज वेल एज केवलादेव नेशनल पार्क ऑफ भरतपुर, राइट, ये डिक्लेयर किए गए एज अ Ramsar site. So this is the complete journey of Ramsar Convention including India. बात करें तो 1982 1st of February को India became a signatory of this convention. So again this point should be noted. And आज के प्रेजेंट अगर हम बात करें तो there are 172 parties which have signed the convention and there are around 2466, मतलब ग्लोबली 2500 के लगभग ऐसे इकोसिस्टम्स हैं which have been declared wetlands or Ramsar sites. Okay, so this is appropriate, for us to understand, and this Ramsar convention is a convention to recognize wetlands which have a international importance. So that was about
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कि भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं, राइट और रामसर साइट्स में कौन कौन से ऐसे फिजिकल फीचर्स या फिर बोल सकते हैं लैंडफॉर्म्स आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रामसर साइट्स में जितनी भी झीलें हैं, जितनी भी नदियां हैं, राइट, ऑल द रिवर्स, लेक्स, द अंडरग्राउंड एक्वीफर्स, ऑल द स्वाम्स, मार्शेस, जो दलदली कीचड़ वाला जो आप क्षेत्र देखते हैं, सारे जो वाटर बॉडीज है, मेजर वाटर बॉडीज, राइट, बिकॉज एनी लैंड विच इज वेट, सीधी से अगर हम बात करें, एंड जिसकी ज्यादा डेप्थ ना हो, दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेटलैंड। सो ये यहाँ पर जितने भी हमने फीचर्स देखे हैं, लैंडफॉर्म्स देखे हैं, राइट, ये सब रामसर या वेटलैंड का हिस्सा है। नाउ भारत का कितना प्रतिशत, तो 4.63%, अप्रोक्सीमेटली 4.63% एरिया ऑफ इंडिया कम्स अंडर वेटलैंड, एंड इंडिया के पास 1301 वेटलैंड्स हैं इन टोटल, जिनके अंदर 85 आर रामसर वेटलैंड्स। मतलब अगर कोई आपसे पूछे प्रेजेंटली हाउ मेनी रामसर साइट्स डू वी हैव 85 रामसर साइट्स। रिसेंटली वी हैव रिसीव दिस न्यूज कि 3 नई रामसर साइट्स को ऐड किया गया है। सो बिफोर वी हैड 82 and after adding these 3 we have 85 Ramsar sites. Okay, so this is an important, so 85 locations they are designated as Ramsar site, जो ये बताता है कि किस तरह से हमारा नेशन internationally it is trying to achieve and putting efforts for wetland protection. So this is about it. Now coming to the part कि कौन सी ऐसी 3 नई sites हैं, ठीक है, जिन्हें newly designate किया गया है as Ramsar site. So please note it down and understand their locations. That is Nanjarayan Bird Sanctuary, that is in Tamil Nadu. Kazuvali Bird Sanctuary, that is again in Tamil Nadu. And Tawa Reservoir. You must have heard about the Tawa Sangh, Tawa Matsya Sangh, okay, and which is basically near Narmada River. So Tawa Reservoir मध्य प्रदेश के अंदर ये 3 नए रामसर साइट्स है जो ऐड किए गए हैं रिसेंटली। अब आते हैं कि कितने तरह के वेटलैंड्स हैं जो भारत में मिलते हैं। तो भारत के अंदर अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स, एक इनलैंड है, एक कोस्टल वेटलैंड्स है। इनलैंड का मतलब that is just that has a border or that doesn't basically share anything, और बोल सकते हैं जिनका बॉर्डर किसी से या फिर सी से या शेयर नहीं हो रहा है किसी ओशन से। कोस्टल वेटलैंड्स का मतलब होता है, कोस्ट का मतलब सीधा सा है जहां पर लैंड और सी मीट करते हैं, राइट। तो इनलैंड वेटलैंड्स क्या है कि जो कि इनलैंड लोकेटेड है और जिनमें फ्रेश वाटर का सप्लाई रहता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, यस, सो वी हैव लेक्स, ठीक है, जो कि सराउंडेड रहती है बाय लैंड। तो हमारे पास वुलर लेक है, डल लेक है, नैनीताल लेक है, कोडाईकनाल लेक है, राइट। सो वी हैव लेक्स, देन वी हैव रिवर फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, इस तरह के आपने प्लेन्स देखे होंगे जो नदी के किनारे होते हैं, जिनमें नदी का पानी भी आता रहता है। सो दीज काइंड ऑफ फ्लड प्लेन्स, जिन्हें हम बाढ़ के मैदान बोलते हैं, राइट, जिनमें कभी कभी बाढ़ आती है, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, they have this swampy और marshy lands in that। और उसमें भी अगर हम बात करें तो माजुली आइलैंड which is one of the like important example we have of river flood plain, जो कि रिवर ब्रह्मपुत्र की वजह से बन रहा है। then we have marshes and swamps, ठीक है, जो आप देख सकते हैं इस तरह का दलदला और कीचड़ वाला जो क्षेत्र है। देन वी हैव ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स जो नदी के स्पीड के कम हो जाने से मियंडरिंग मतलब विसर्पण करते हुए जब नदी अपने मेन पाथ से क्या हो जाती है, अलग होती है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज ऑक्सबो लेक। दैट इज अ शेप, हॉर्स शू शेप दैट इज क्रिएटेड बाय रिवर, जैसे कि असम की दीपोर बील, जैसे कि बिहार की कंवर झील, ये सब क्या है, ये हमारी इनलैंड क्या है, वेटलैंड्स हैं, राइट। कमिंग टू द कोस्टल वेटलैंड। कोस्टल वेटलैंड का सीधा सा मतलब है कि इनमें फ्रेश वाटर तो आता ही है नदियों से, साथ ही में दे आर अफेक्टेड बाय द टाइड्स, या फिर ओशन का पानी भी इनमें आके मिलता है, जैसे कि वी हैव एस्चुरीज, राइट, जिसमें हमारी ब्रैकिश वाटर जो लेक है दैट इज चिलिका लेक दैट कम्स अंडर। वी हैव मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स आप जानते होंगे कि दे आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव
we can say a vegetation that we have in our ecosystem, most productive type of forest that we have, right? तो ये भी एक इकोटोन का ही एग्जाम्पल होते हैं मैंग्रोव्स। सुंदरबंस डेल्टा जो है, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, दैट इज मैंग्रोव्स ओनली, मैंग्रोव वेजिटेशन। देन वी हैव बैक वाटर्स, जैसे केरल में लगून्स जो है बैक वाटर्स हैं। क्या होता है बैक वाटर्स? जब रिवर का पानी एकदम बंद हो जाए और जो पानी वहाँ पर मौजूद है उसे ही कंजर्व हम करें, प्रिजर्व करें, दैट इज बैक वाटर, प्रोटेक्टेड लगून्स, दीज आर बैक वाटर्स। वी हैव टाइडल फ्लेट्स, जैसे कि कच्छ की खाड़ी में हमें मिलते हैं, जहाँ पर आपकी पीरियडिकली मतलब एक टाइम के दौरान, पीरियड के दौरान जो सैंड, मड है, राइट, सॉल्ट है, इसका सभी का मिक्सचर। तो दीज आर द काइंड ऑफ कोस्टल इनलैंड और बोल सकते हैं कोस्टल वेटलैंड्स दैट वी हैव। तो वेटलैंड्स भारत में इन दो तरह के पाए जाते हैं। नाउ कम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि वेटलैंड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट टू अस, हाउ दे आर अफेक्टिंग आवर लाइव्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दे एक्ट लाइक द किडनीज ऑफ इकोसिस्टम, बिकॉज जितना भी एक्सेसिव वेस्ट है, सेडिमेंट्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, राइट, यहाँ पर उन्हें फिल्टर करते हैं जिससे हमारा पानी प्योरीफाई होता है। सेकेंडली न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में ये हेल्प करते हैं, फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करते हैं, डाइवर्सिटी, बिकॉज वी नो कि ये एक ट्रांजिशन जोन में है जहाँ पर दो तरह के स्पेसिफिक इकोसिस्टम मीट कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो स्पीशीज का बॉन्ड होता है, या फिर बोल सकते हैं जो भी स्पीशीज यहाँ पर हमें मिलती हैं, दे आर ऑफ वाइड वेराइटीज। तो यहाँ पर आपको लार्ज डाइवर्सिटी दिखाई देगी प्लांट और एनिमल लाइफ की। इवन इट प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर बिकॉज इट इज filtering out the excess or dirty water, so it is providing good water for human consumption। and खाने के लिए भी अगर हम बात करें, it provides food for even plants and animals। so this is one thing that we can note down। अदर देन दैट और भी क्या इंपॉर्टेंस है, ये बाढ़ आने में मदद करते हैं, राइट, सॉइल इरोजन, जो सॉइल का डिग्रेडेशन है उसमें ये मदद करते हैं। टूरिज्म, मणिपुर की जैसे कि लोकटक झील है, डल झील है, वुलर झील है, तमिलनाडु की कोडाईकनाल झील है, ऑल दीज लेक्स आर basically helping us to create these activities, tourism activities, promoting recreational activities, also helps in climate change mitigation। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनका एटमॉस्फेयर में रिलीज को ये रिड्यूस कर देता है, मिटिगेट करता है। सो अगेन जो हम इन वेरिएबल प्रेसिपिटेशन, हीट वेव्स देख रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं इट हेल्प्स टू मिटिगेट द अफेक्ट ऑफ दैट। कंट्रोल्स कोस्टल इरोजन, क्योंकि कोस्ट पे हम मैनग्रोव्स या इस तरह की कोस्टल वेटलैंड्स देखते हैं तो उनका इरोजन जो होता है वो भी कम होता है। एंड इट्स अ होम टू माइग्रेटरी बर्ड्स, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स या फिर बर्ड्स जो माइग्रेट करके आती हैं, राइट, तो they are like the home to those birds। so these are the important, we can say, pointers that we can note down, and ये इसीलिए हमारे इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि क्या इन्हें कोई थ्रेट या डेंजर है, तो ऑफ कोर्स जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि दो तरह के थ्रेट्स रहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में कोई भी फ्लड, अर्थक्वेक का आ जाना, तो उनसे तो इन्हें खतरा है ही, साथ ही में जो ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। आप देखते हैं रैपिड अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर इन वेटलैंड्स पे काफ़ी प्रेशर होता है, और इन वेटलैंड्स को हटाकर इनको बेसिकली रिप्लेस करके यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लैंड्स या फिर बोल सकते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को यहाँ पर कैरी आउट किया जाता है, जिससे वेटलैंड्स खतरे में हैं। दूसरा कि हम इन वेटलैंड्स को कन्वर्ट करते हैं फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, ताकि हम वहाँ खेती कर पाएँ, ये भी एक दूसरा थ्रेट है। तीसरा वाटर पोल्यूशन, जो भी एक्सेस और बोल सकते हैं कि टॉक्सिकेटेड वेस्ट होता है वो हम रिलीज करते हैं इनके अंदर, जिससे यहाँ पर एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स हैं या फिर जो भी केमिकल्स होते हैं ये रिएक्ट करते हैं और इन झीलों को या इन वेटलैंड्स को खराब करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, या आपको पता होगा कि जो बैंगलोर की जो बेलंदूर लेक है, बेलंदूर लेक या फिर भरतपुर वेटलैंड सेंचुरी, बेलंदूर लेक में तो इतने टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं कि इस लेक के अंदर आपको
इवन आग देखने को मिलती है। बेलंदूर लेक एक झील है बैंगलोर के अंदर जिसमें इतना टॉक्सिक वेस्ट रिलीज होता है कि केमिकल्स रिएक्ट, दीज गैसेस रिएक्ट एंड यहाँ पर आग भी लगती है। So these are some of the threats and climate change is one of the factors that we can see here. ये सारे dangers हैं हमारी wetlands को और इसीलिए हमें इन्हें क्या करना है, preserve करना है। Coming to the next part कि कौन कौन से ऐसे measures या ऐसे steps उठाए गए हैं जिससे हम इन wetlands को conserve कर रहे हैं। रामसर कन्वेंशन itself is a conservation measure जिसके अंदर हम ऐसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट साइट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एंड वी आर वर्किंग टू प्रिजर्व एंड कंजर्व देम। कमिंग टू अदर इनिशिएटिव्स, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, जिसमें एक तरह का एक रजिस्टर है जिसमें जितनी भी वेटलैंड्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उनके अंदर किसी भी तरह का चेंज या अगर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए हम जो भी स्टेप्स या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो इस रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं, इस रजिस्टर में दर्ज होते हैं। सो इट्स लाइक मॉनिटरिंग या फिर इंस्पेक्टिंग कि कौन कौन सी वेटलैंड्स में किस तरह का खतरा बढ़ रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो वी इवन सेलिब्रेट वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो कि हम मनाते हैं 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ही क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड। सो दिस इज व्हाई ताकि हम प्रमोट कर सके वेटलैंड कंजर्वेशन को और उनके डिग्रेडेशन को खत्म कर सकें एंड टू रेज अवेयरनेस अमंग द पीपल कि किस तरह से वेटलैंड्स हमारे इकोसिस्टम के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। सो इट इज जस्ट टू रेज अवेयरनेस। अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो नेशनल लेवल पे हमने 2017 में नेशनल लेवल रूल्स फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स यहाँ पर कुछ रूल्स लेकर आए थे, जिसमें हमने इंडिया के वेटलैंड्स के मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के लिए कुछ फाउंडेशंस बिल्ड करी। हमने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज को भी यहाँ पर एस्टैब्लिश किया। So an important step we have taken is establishment of state wetland authority, and also we highlight the importance, we raise the awareness amongst the people through these procedures, and कहीं ना कहीं locals को भी ये describe करता है the procedure और it even gives the relevant information कि किस तरह से हम locals का inclusion के साथ हम wetlands को preserve कर सकते हैं। So this is one of the initiative taken. Other than that, we have plan for aquatic system conservation, जिसमें हम aquatic ecosystem, aquatic wildlife को हम यहाँ पर conserve करने की बात करते हैं। We have अमृत धरोहर capacity building scheme, which was initiated in 2023, जिसके अंदर हम यहाँ पर जितनी भी improvements हैं, right, या फिर जो भी potential है involved in the who are involved in the management or the preservation of wetlands, उनके लिए हम यहाँ पर काम करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो local population है, right, it gives local population, government representative जो भी CSRs इसके लिए काम कर रही है, उन्हें एक तरह से financial resources भी यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं through this scheme, just to conserve and safeguard the wetland ecosystem. So this is Amrit Dharohar capacity program, and then we have program for the conservation of wetlands, that is NWCP, which was established or basically started in 1987. तो कहीं ना कहीं overall अगर हम देखें तो सभी इनिशिएटिव्स का जो एक मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि हम किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो लोकल्स का इंक्लूजन हो, स्टूडेंट्स का इंक्लूजन हो, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो, कोई ऐसी एजेंसीज हो जो इनके लिए काम कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं साथ लेके इंक्लूसिवली वी आर trying to achieve and to conserve and safeguard these type of ecosystem that we have. So this is the one part. Now the क्वेश्चन अराइजेस कि हम हमारे तरीके से या फिर इन मेथड्स में भी अगर कोई चेंजेस हैं तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द वे अहेड।
तो वे अहेड में जो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज कि हम पॉलिसीज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें, पॉलिसीज का इंक्लूजन हो या इंटीग्रेशन हो, वेटलैंड्स वाले जो पोर्शंस हैं, या बोल सकते हैं जो भी पॉलिसीज वेटलैंड्स के लिए बनाई जा रही है, सो यहाँ पर उनका इंटीग्रेशन हो उन पॉलिसीज में। इंडिया, बिकॉज वी नो कि हमने नेट ज़ीरो एमिशन का कमिटमेंट लिया है 2070 तक, जो कि हमने ग्लासगो समिट में लिया था, राइट। तो कहीं ना कहीं हम इनकॉर्पोरेट करें ब्लू कार्बन को फ्रॉम वेटलैंड्स, हम कहीं ना कहीं वेटलैंड्स की हेल्प से इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। साथ ही में अगर हम बात करें तो वी हैव कि किस तरह से हम अलग अलग रिसोर्सेज या रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके जो भी ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस हो रहे हैं उनका भी रिलीज एटमॉस्फेयर में रिड्यूस कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन। एंड third is the effective management, effective implementation of the rules, the policies, right, which we have already taken over. तो these are the important types, या फिर बोल सकते हैं कि important ways to achieve a net zero target and also to conserve the wetlands. In conclusion, as we know कि रामसर साइट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इकोलॉजी में बैलेंस रखने के लिए, साथ ही में बायोडाइवर्सिटी को स्टेबलाइज करने के लिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम इन्हें कंजर्व करें, right? We can even follow the 3 R's and we can do any small, we can actually take any small step to conserve these wetlands and Ramsar sites for our future generation and for us as well. So that was all about today's session. I hope this topic has covered all the aspects, right? And also this will help you in writing the answers in your mains examination. So thank you so much for watching everyone. We will meet in the next session. Have a great day.